नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। खबरदार में सबसे पहले रोज की तरह हम आपको खबरदार की लेंस से खबरों को दिखाते हैं और आंकते हैं कि कौन सी खबरें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। सबसे पहली जो खबर हम आपको देना चाहते हैं वो चीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि चीन से बातचीत हमारी हुई, उसके बाद से चीन की सेना की तरफ से पीछे हटने की कार्रवाई को किस नजर से देखें। सबसे बड़ी और अच्छी खबर यही है, एलएसी पर चीन अपने कदम पीछे खींच रहा है। 5 मई के बाद से चीन आगे बढ़ा था, लेकिन अब पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीन 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब भारत और चीन की बातचीत का अगला दौर इसी हफ्ते शुरू होने वाला है। चीन की अकड़ मोम की तरह कैसे पिघल गई, ये आपको समझाएंगे। अच्छी खबर यह भी है कि भारत और चीन के सैनिक लगातार आमने सामने हैं, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दोनों पक्षों की ताकत का आकलन करते हुए ये बता रहे हैं कि विशाल होने के बावजूद, हथियार ढेरों होने के बावजूद चीन की सेना की ट्रेनिंग क्षमता और रणनीति पर सवाल उठाए जा सकते हैं। हार्वर्ड केनेडी स्कूल की एक स्टडी में यहां तक कहा जा चुका है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत चीन पर बहुत भारी पड़ेगा। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। भारत और चीन के बीच तनाव का एक बड़ा पहलू है बॉर्डर वाली सड़कें। भारत चीन से लगी हुई सीमा पर जब किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करता है तो जवाब में बार बार चीन ने विवाद का निर्माण किया है, लेकिन किस तरीके से बीते कुछ सालों में भारत के सड़क निर्माण ने रफ्तार पकड़ी है। 2022 तक हमारे सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होने की गुंजाइश नजर आ रही है, ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों पर एक बड़ा बयान दिया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना के जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, यानी बिना लक्षण वाले मरीज होते हैं, उनसे ये बीमारी दूसरों में बहुत मुश्किल से फैलती है। यानी संक्रमण की बात खारिज तो नहीं की, लेकिन ये कह दिया कि इसकी आशंका कम है। डब्ल्यूएचओ के इस बयान को भारत के नजरिए से देखना जरूरी है। भारत में कोरोना 80% से ज्यादा मामले बिना लक्षण वाले हैं। ये बात खुद आईसीएमआर के वैज्ञानिक कह चुके हैं। डब्ल्यूएचओ के बयान से उलट कई ऐसी स्टडीज हैं जो बताती हैं बिना लक्षण वाले मरीज सुपर स्प्रेडर्स यानी बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलाने का जरिया बन सकते हैं। भारत इस समय अनलॉक 1 के मोड में है। ऐसे में इस खबर की पूरी पिक्चर आपको समझाएंगे। एक अच्छी खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस से छुटकारा पा लिया है। वहां का आखिरी मरीज भी कोरोना से रिकवर कर गया। यहां कुल 1504 मामले सामने आए थे, 22 लोगों की मौत हुई थी, करीब 2,95,000 लोगों का टेस्ट हुआ। वहां पिछले 17 दिन से कोई नया केस नहीं आया। वैसे तो न्यूजीलैंड की आबादी करीब 50 लाख ही है। ये भारत, चीन, अमेरिका सहित तमाम देशों से बहुत कम है। यहां तक कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की आबादी न्यूजीलैंड की आबादी से कई गुना अधिक है। इसीलिए कोई सीधी तुलना संभव नहीं, लेकिन यह जानना चाहिए कि न्यूजीलैंड की सफलता का सीक्रेट क्या है। विस्तार से खबरों को आप देखते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 6 जून को जो भारत और चीन के बीच बातचीत हुई थी, उसके बाद से ऐसा लग रहा है चीन अपनी तरफ से विश्वास बहाली की कोशिश कर रहा है। गलवान नदी की जो घाटी है, वहां चीनी सेना की जो नौकाएं हैं वो पीछे हुई हैं। जो उनके सैनिक हैं जमीन पर, वो भी अपनी जगह से पीछे खिसके हैं। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे जाने की बात कही जा रही है। आपको हम दिखाते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट क्या कह रही है। लद्दाख में भारत चीन तनाव पर स्थिति स्थिर है, नियंत्रण करने योग्य है। ऐसी रट लगाने वाला चीन अपने कदम पीछे खींच रहा है। 5 मई के बाद जो चीन एलएसी पर आगे बढ़ आया था, वो चीन पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग से 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटा है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता का अगला दौर इसी हफ्ते शुरू होने वाला है। एलएसी पर चीनी सेना की भारी तादाद में मौजूदगी के बाद भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट यानी अपने सैनिक चीनी सैनिकों के आमने सामने खड़े किए थे। लेकिन अब जबकि चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं, तो भारत ने अपनी सेना को थोड़ा पीछे बुलाया है। लद्दाख में चल रहे सैन्य विवाद के बीच 6 जून को मोल्डो में भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई बातचीत से कुछ अच्छे संकेत आने शुरू हो गए हैं। गलवान नाला के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 में चीनी सेना की कुछ टुकड़ियां 2 किलोमीटर पीछे हटी हैं, जबकि भारत ने भी अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे किया है।
माना जा रहा है भारत के बढ़ते सैन्य और राजनयिक दबाव के बीच चीन ने ऐसा किया है, लेकिन भारत अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। लद्दाख में एलएसी पर चीन पल के झपका रहा है तो उसकी वजह साफ है। एलएसी पर चीन की हरकतों के बाद भारत ने उससे बातचीत का रास्ता लगातार खुला रखा, लेकिन चाहे सैन्य तैनाती हो या रणनीतिक सड़क निर्माण हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, हर फ्रंट पर चीन को घेरने की बिसातें भारत ने बहुत तेजी से बिछा दी। As of now, PP14, PP15 एंड PP17। PP14 जो गलवान वैली में है, जो बहुत अहम है हमारे लिए, और PP17 हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, दोनों साइड्स ने एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर 2 किलोमीटर की एक अपनी डिसएंगेजमेंट करी है। एक तरफ से इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब की बातचीत चल रही है और चाइना के साथ भी चल रही है, और दोनों आर्मीज ने एक डिसीजन तो लिया है कि एज ऑफ नाउ एक दूसरे से डिसएंगेज करें और टेंशन्स को कम करें। चीन के पीछे हटने के संकेतों के बीच भारत से अब इस हफ्ते जहां कई दौर की बातचीत होने वाली है, वो जगह है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो कि गालवन इलाके में है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन के बीच इन जगहों पर बटालियन कमांडर स्तर पर वार्ता होगी। चीनी सेना से बात करने के लिए भारतीय मिलिट्री टीम चुशूल पहुंच चुकी है। इसके अलावा हॉटलाइन पर दोनों सेनाओं के अफसर अपने समकक्ष अफसरों से बात भी कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यह है कि ये मीटिंग कौन से लेवल पे होगी, ये बटालियन कमांडर के लेवल पे होगी, सेक्टर कमांडर के लेवल पे होगी, या हम फिर दोबारा इसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाने चाहेंगे। मेरे ख्याल में जहाँ तक हो सके जितने लोअर लेवल पे ये प्रॉब्लम्स डे टू डे जो वहाँ पे आते हैं हल होते जाएं, उससे वही उतना ही अच्छा है। 6 जून को भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चीनी सेना के कमांडर मेजर जनरल लिउ लिन से एलएसी पर चीनी इलाके मोल्डो में बातचीत की थी। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया गया था। इस बातचीत पर चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बनी इस सहमति कि मतभेदों को विवाद में बदलने नहीं देना है, इस पर दोनों देश राजी हैं। चीन के इस 90 तुले बयान के बीच लद्दाख में उसके पीछे हटने की शुरुआत भारत की रणनीति की पहली कामयाबी हो सकती है। भले ही चीन ने गलवान नाला इलाके में अपने कुछ सैनिकों को पीछे हटाया है, लेकिन अपने इलाके में चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों की और हथियारों की तैनाती की है। ऐसे में भारत भी चीन के मुकाबले में अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। भारत की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस मामले का राजनयिक और बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, लेकिन चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। ये चर्चा बहुत होती है कि भारत और चीन के बीच अगर वाकई युद्ध हो गया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, चीन अपनी तरफ से 62 की बात करता है, लेकिन हम आपको कई बार खबरदार में ये समझा चुके हैं कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। अब देखिए, हार्वर्ड केनेडी स्कूल अमेरिका स्थित, उसने एक स्टडी रिलीज की है। जो रिपोर्ट उसने सामने रखी है उसमें उसने सिलसिलेवार बताया है कि अगर आज की तारीख में वाकई ऐसे टकराव की नौबत आती है तो चीन के पास बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। भारत के सामने चीन की ताकत को यह रिपोर्ट कैसे आंक रही है, यह आप देखेंगे तो आप में एक भारतीय होने का गर्व और बढ़ेगा। देखिए, अपने सरकारी मीडिया में शक्ति प्रदर्शन करना, एक प्रोपेगेंडा वीडियो से चीन की सैन्य ताकत का दिखावा करना, हुबेई से लेकर भारत के करीब अपने दक्षिण पश्चिमी पठार तक कैमरों के जरिए सैन्य गतिविधियों को खूबसूरती से रिकॉर्ड करना और फिर अपने ही सरकारी मीडिया पर फिल्म की तरह उसका प्रसारण कर देना। ये सब कुछ लद्दाख में हो रही बातचीत के बीच हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए, यह मार्च में आई थी और इसने चीन को जरूर बेचैन कर दिया होगा।
इस रिपोर्ट को मैसेच्यूसेट्स के हार्वर्ड केनेडी स्कूल ने छापा है और इसमें साफ साफ चीन को यह संकेत दिए गए हैं कि ये 2020 का भारत है, 1962 का नहीं। स्वतंत्र रूप से किए गए इस रिसर्च में एशिया के दो सबसे ताकतवर देशों यानी भारत और चीन की रणनीतिक शक्तियों और मिलिट्री यूनिट्स का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था और इस विश्लेषण से जो बात निकल कर आई वो चीन को बुरी तरह चुभ गई होगी। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत अपनी उत्तरी सीमाओं में चीन पर भारी पड़ सकता है। यह विश्लेषण चीन की कमजोरियों पर उंगली उठाता है। चीन की समस्या है कि उसकी सैन्य शक्ति बिखरी हुई है। सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उसके लिए सिरदर्द है। शिनजियांग और तिब्बत में हो रहे विरोध को दबाने के लिए चीनी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा वहां उपलब्ध नहीं होगा। और एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि चीन एक बार में भारतीय एयर डिफेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के पास चौंकाने वाली मारक शक्ति नहीं है। रिसर्च कहता है कि चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैनाती और भारत की जमीनी और हवाई शक्तियों को चीन पर फोकस करके तैनात करने की वजह से भारत बेहतर स्थिति में है। ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों में अनुभव होने के कारण भी भारत का पलड़ा भारी है। और यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने अपने सैनिकों को खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पर चीन के मुकाबले के लिए तैयार किया हुआ है। यह रिसर्च भारत के आत्मविश्वास की वजह को साफ कर देता है। एक लाइन में कहें तो यह 2020 का भारत है, 1962 का नहीं। का जो कम्बैट एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम, एक्चुअली तो है ही नहीं। उन्होंने कोशिश भी की कि रशिया के साथ में ट्रेनिंग करें ताकि उनका कम्बैट एक्सपीरियंस और ये सब सीख सकें। आपने देखा कि किस प्रकार वो वीडियो से अपनी एक्सरसाइज को दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चाइना आर्मी की 3 चीज में बहुत बढ़त है। वो है मीडिया वॉर में, साइकोलॉजिकल वॉर में और प्रोपेगेंडा वॉर में। ये है उनकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस। इस स्टडी में दोनों देशों की परमाणु शक्ति का भी जिक्र है। कहा गया है कि भारत की पहले परमाणु हमला न करने की नीति चीन को शक और कंफ्यूजन की स्थिति में डाल देती है। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि भारत ने जमीनी, हवा और समुद्र में जिस गुप्त तरीके से अपनी शक्ति का बंटवारा किया हुआ है उससे चीन के लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। What Xi Jinping and the Chinese are looking for is a localized, quick, swift victory. And that is something I don't think they're going to get. If at all, it will become a protracted conflict, which will be something that they cannot hold up as a success. The Indian armed forces being in the being at the high state of efficiency that they are, they're not going to succeed. In fact, actually, Doklam should have shown them that. इस स्टडी के लीड रिसर्चर फ्रैंक ओ'डैनल चेतावनी देते हुए कहते हैं कि चीनी सेना ने एक बार मिलिट्री एक्सरसाइज की आड़ में अपने सैनिकों को एलएसी की तरफ भेजा। भारत को अपने इंटेलिजेंस का रिव्यू करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे कारगिल के समय किया था। अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबावों को देखते हुए चीन इस समय खुद को किसी भी फंसने वाली स्थिति से बचाना चाहेगा। इस समय चीन के लिए अपनी सैन्य शक्ति से भारत को अचंभित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 2020 है, 1962 नहीं। अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, बाकी चीजों को लेकर भारत और चीन की तुलना एक तरफ है, लेकिन एक मामले में चीन हमेशा आगे रहा, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के जाल को बुनना। भारत जब जब अपनी तरफ से कोशिश करता, चीन उसे आंख दिखाता और किसी न किसी तरीके से टकराव की स्थिति बना लेता। वैसे तो साल 2000 से बॉर्डर पर सड़कों के निर्माण को चिन्हित कर लिया गया था कि 73 प्रोजेक्ट्स ये बनाए जाएंगे, लेकिन जब जब टकराव होता था, रफ्तार कुछ धीमी होती थी। ये रफ्तार पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। आज की तारीख में अगर हम कहें तो हम बहुत करीब हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, बॉर्डर की उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने में जिसकी जरूरत है चीन से टक्कर लेने की। देखिए मेरी ये रिपोर्ट।
चीन चाहता है कि भारत और चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असली कंट्रोल उसका ही रहे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसा वो होने नहीं देगा। इस समय भारत का फोकस 2 सड़कों के तेज निर्माण पर है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO, जो देश के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित आउटपोस्ट को देश से जोड़ता है। दूसरी सड़क है सासोमा से सासेर ला, जिसे आप DBO का वैकल्पिक सड़क मान सकते हैं। जहां तक चीन का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बनाना है, अपने कॉम्बैट पावर को हमने तैयार करना है, जो हम कर रहे हैं लगातार। और ताकि देखिए, जब कॉम्बैट पावर हमारा बेहतरीन हो जाएगा चीन के मुकाबले में, तो जैसे मैंने कहा म्यूचुअल डिटरेंस। और म्यूचुअल डिटरेंस क्यों आया है? देखिए, जब से ये हमारी एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं चाइना के साथ में, पहले चीन जानता नहीं था हम क्या हैं। अब जब चीन हमारे साथ उसने इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर जो हम करते हैं अपनी आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइजेज, उसने देखा है कि हमारी कार्रवाइयां कैसे होती हैं, हमारा जोश हमारे जवानों में क्या है। चीन इन्हीं सड़कों के निर्माण से गुस्से में है, पर भारत इस बार झुकने को तैयार नहीं। दरअसल भारत अब चीन की घुड़कियों से पीछे नहीं हटेगा। 2017 के डोकलाम विवाद के बाद तो सरकार ने LAC के 100 किलोमीटर के दायरे में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत को ही खत्म कर दिया, जिसने सरहदी सड़कों को बहुत रफ्तार दी। ये भी समझना जरूरी है कि चीन क्यों नहीं चाहता है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास किसी भी तरह का निर्माण करें। दरअसल अगर निर्माण हो गया, जैसा कि एक एयर स्ट्रिप के केस में DBO एयर स्ट्रिप जिसे हम कहते हैं, वो आधिकारिक तौर पर आपकी सीमा का अव्वल हिस्सा हो जाता है। चीन परसेप्शन की लड़ाई में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा ये होता है कि भारत की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है। DCDBO जो मार्ग है, उसका निर्माण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हुआ था। 2012 तक उसे पूरा हो जाना था, लेकिन बहुत सारे कारण रहे। इससे पहले भी जब चीन की सीमा से लगे इलाकों में निर्माण की कोशिश होती है, चीन किसी भी तरह की नाराजगी जाहिर करता है। कई दफा ऐसा देखा गया कि सरकारें अपने कदम को थोड़ा पीछे खींचती, निर्माण या तो रुक जाता या कुछ समय के लिए उसे टाला जाता। लेकिन इस बार सरकार इस तरह के मूड में नहीं है। निर्माण कार्य पूरी तरीके से जारी है, DCDBO भी, और उससे निकलता हुआ एक मार्ग भी जो कि गलवान घाटी को लेकर सुरक्षित करेगा। 1997 में 73 ऐसी सड़कों को चिन्हित किया गया था जो सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण थी। कठिन पहाड़ी क्षेत्र में 4643 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण आसान नहीं था। 1999 तक सभी अप्रूवल और काम शुरू होने के बावजूद काम बहुत धीमी गति से हुआ। So now I had to take a decision. Do we go ahead and try or not? Or I also say no. But fortunately I had the support of Indian Air Force, my own field commanders and the Indian Army to be able to say that let's give it a try. जिस काम को 2012 तक पूरा होना था, उसमें 2015 तक केवल 1145 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो पाया। 2016 में लद्दाख से रिपोर्टिंग करते हुए हमने पाया कि निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी तो थी, लेकिन और तेजी की अपेक्षा थी। भारत चीन सीमा के नजदीक ये वो इलाका है जो है बहुत ही कठिन, क्योंकि यहाँ से आप 15, 16, 17, 18 हजार फीट की ऊंचाई को छूते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि कंस्ट्रक्शन भी किया जाए, निर्माण का काम भी किया जाए, क्योंकि सामरिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए समूचा अगर आप इलाका देखेंगे तो आप सोचिए, ये केवल मानव हौसले की मिसाल है कि यहाँ तक सड़कों को पहुंचाया गया है। दुनिया में इतनी ऊंची सड़कें नहीं मिलती हैं जितनी ऊंची सड़कें यहाँ पर दिखती हैं, लेकिन चीन को देखते हुए, चीन से खतरे को देखते हुए यहाँ पर निर्माण बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2018 के अंत तक 2316.62 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी कर ली गई। BRO को जिन 61 सड़कों के निर्माण का जिम्मा दिया गया, ये उसका 68% था। एक साल के अंदर यह आंकड़ा 75% हो गया।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भरोसा जताया है कि इसी रफ्तार से काम करते हुए अगले 2 साल में सभी प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए जाएंगे, चाहे चीन कितना भी ऐतराज जताए। श्वेता सिंह, आज तक। तो जिस तरीके से भारत इस बार ठान चुका है कि न एक कदम पीछे हटेंगे और अपनी सीमा में हम चाहे जो निर्माण करना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरा देश बोलने वाला कौन होता है। तो भारत की यह शक्ति है और चीन का वो आकलन। हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल कई बार ऐसी चीजों पर चीन पर्दा डालने की कोशिश करता है कि इतिहास में क्या हुआ। जब कोई सैन्य अभ्यास चल रहा था तो वहां चीनी उपकरणों का क्या हुआ। वो कैसे इस बात पर रोशनी डालती हैं कि हां, चीन वो नहीं है जो अपने आप को दिखाना चाह रहा है, यानी कि चीन अजेय नहीं है। चीन की जो खामियां हैं उसे उजागर करती हुई ये रिपोर्ट मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने आपके लिए तैयार की है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का वीडियो है जिसे चीनी सेना ने ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में अपनी तैयारी का बखान करने के लिए जारी किया है। ये चीन का माइंड गेम है, लेकिन इसके साथ ही कड़वी जमीनी हकीकत भी है जिसे चीन कभी स्वीकार नहीं करता। ये रूस की तस्वीरें हैं जहां टैंकों के युद्धाभ्यास के दौरान एक मेड इन चाइना टैंक के पहिए ही निकल आए थे। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जैसे ही चीन के प्रमुख बैटल टैंक के सामने रुकावटें आईं, ठीक उसी समय उसका पहिया बाहर निकल आया। The quality of Chinese tanks and tankmanship has been a question mark for the last few years. Their manufacturing is not so good, and we saw the bogie wheels coming out in the Russian tankathon. 2015 में चीन के सैनिक अपनी पोस्ट और हथियारों को उसी समय छोड़कर भाग गए थे जब विद्रोहियों ने उन पर हमला किया था। ये दक्षिण सूडान में हुई घटना। सच तो यह है कि दक्षिण सूडान के जुबा में तब भारतीय सेना ने ही चीनी सैनिकों को बचाया था। रेबल्स ने अटैक किया तो चाइनीज ट्रूप्स अपनी बैरक से भी नहीं आए बाहर और एकदम वहां पर अपने हथियार भी छोड़कर चले गए। और अगले 4 दिन जो गोलाबारी चली उसमें चाइना के 2 सोल्जर्स भी मारे गए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। ये भारत की इंडियन बटालियन थी 7 कमाओ, जिसने जाकर चाइनीज ट्रूप को मदद की। चीनी सेना अपने युद्ध के लिए नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। उसके सैनिकों में न सिर्फ युद्ध लड़ने के अनुभव की कमी है, बल्कि चीनी सैनिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई के मामले में भारतीय सैनिकों के सामने कहीं नहीं ठहरते। जो चाइना आर्मी पीएलए के जवान हैं, जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वो ऑक्सीजन और एयर कंडीशन की डिमांड करते हैं। तो मैंने उसको बताया कि देखिए, जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो बहुत गिफ्टेड हैं, हमारे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है और हमारे जवान ट्रेनिंग करते हैं, एक्लिमेटेशन करते हैं और बहुत बहादुर हैं। इस बात में हमको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। विशेषज्ञों का आकलन यह है कि चीन की सेना के पास युद्ध के साजो सामान भी है और सामरिक क्षमता भी, लेकिन चीन के सिपाही युद्ध लड़ने से कतराते हैं। ऐसे में सेना अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख की इन ऊंची पहाड़ियों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने एक लंबे समय तक रह सकती हैं। फिर देखना यह होगा कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कौन सी सेना ज्यादा ताकतवर है। अंत में जीत उसी की होगी। इससे पहले आखिरी बार चीनी सेना को 1979 में एक्शन में देखा गया था। वहां चीनी सेना वियतनाम की सेना से हार गई थी। उसके बाद चीन को जो थोड़ा बहुत लड़ने का अनुभव मिला वो तिएननमेन स्क्वायर नरसंहार के दौरान मिला है। तब भी एक निहत्था आदमी चाइनीज टैंक के सामने खड़ा हो गया था और वही तस्वीर दुनिया भर में प्रतिरोध की तस्वीर बन गई थी। इसके अलावा चीनी सैनिकों को तिब्बत और शिनजियांग में अपने निहत्थे विरोधियों को कुचलने का अनुभव है। जब असली युद्ध की बात आती है तो चीन बहुत फिसड्डी नजर आता है। दिल्ली में गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम बात कोरोना की करते हैं और WHO की तरफ से जारी एक ऐसी रिसर्च की बात करते हैं जिसके बारे में भारत के लिए जो मायने हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, यानी जिनमें लक्षण नजर नहीं आते, क्या वो संक्रमण ज्यादा फैला सकते हैं या नहीं,
इसे लेकर एक बड़ा बयान WHO की तरफ से आया है। WHO के अनुसार कोरोना के बिना लक्षण वाले यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से यह बीमारी दूसरों में मुश्किल से फैलती है। पिछले कुछ समय से दुनिया भर के रिसर्चर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों पर शक जता रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों में प्रशासन ये मान रहा है कि बिना लक्षण वाले मरीज बीमारी से निपटने में परेशानी बने हुए हैं। WHO इसे पूरी तरह खारिज नहीं करता, लेकिन WHO ने यह साफ किया है कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से संक्रमण फैल सकता है, पर दुनिया में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह बिना लक्षण वाले मरीज नहीं है। बिना लक्षण वाले लोगों में ज्यादातर युवा और स्वस्थ लोग शामिल हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों से बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने की पुष्टि करने के लिए अभी और ज्यादा रिसर्च और डेटा की जरूरत है। We have a number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts, and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare. And much of that is not published in the literature. From the papers that are published, there's one that came out from Singapore, looking at a long-term care facility. There are some household transmission studies where you follow individuals over time and you look at the proportion of those that transmit onwards. We are constantly looking at this data and we're trying to get more information from countries to truly answer this question. It still appears to be rare that an asymptomatic individual actually transmits onward. तो WHO ने अपनी तरफ से ये कहा है कि इस समय दुनिया भर की सरकारों का फोकस इस बात पर है कि जो संक्रमित हैं उन्हें टेस्ट करके वो आंकड़ा सामने आना चाहिए, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक हैं ये उतना बड़ा खतरा नहीं है। अगर फोकस उन लोगों पर किया जाए जिनमें लक्षण नजर आ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। हम आपको खबर की पूरी तस्वीर समझाते हैं और WHO का ये जो बयान है उसे भारत के परिवेश में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को लेकर WHO ने बयान दिया है। नोट करने वाली बात है कि भारत में 80% से ज्यादा मामले बिना लक्षण वाले हैं। ये बात खुद ICMR के वैज्ञानिक कह चुके हैं और कई ऐसी रिसर्च स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि बिना लक्षण वाले मरीज सुपर स्प्रेडर्स यानी बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने का जरिया बन सकते हैं। भारत इस समय अनलॉक 1 के मोड में है। धार्मिक स्थल, ऑफिस, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना का डर गया नहीं है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशनल इंस्टीट्यूट ने बिना लक्षण वाले मरीजों पर एक स्टडी की है। इसके अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मरीजों में से 40 से 45% ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होता और ऐसे मरीज लंबे समय तक इस वायरस को फैला सकते हैं। WHO ने भी पूरी तरह इस संभावना को खारिज नहीं किया है, लेकिन यह भी कह दिया है कि बिना लक्षण वाले मरीजों से दूसरों में कोरोना फैलने की आशंका बहुत कम है। भारत बिना लक्षण वाले मरीजों का टेस्ट नहीं करता। ICMR की गाइडलाइंस कहती है कि सिर्फ लक्षण वाले मरीजों का ही कोरोना टेस्ट होना चाहिए और ज्यादा जोखिम वाले एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो कोरोना मरीजों के सीधे संपर्क में आए हों उनका भी टेस्ट होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या भारत को अपने बिना लक्षण वाले लोगों का टेस्ट करना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि भारत को अपनी टेस्टिंग नीति में बदलाव करना चाहिए? बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि टेस्टिंग की नीति बदलनी चाहिए क्योंकि भारत की आबादी में बिना लक्षण वाले मरीजों की तादाद ज्यादा हो सकती है। अमेरिका की CDC ने अप्रैल में एक स्टडी प्रकाशित की थी जिसमें यह कहा गया था कि लक्षण उभरने से पहले ही कोरोना का मरीज बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। भारत के तमाम एक्सपर्ट लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। कुल मिलाकर जैसा कि WHO ने कहा, बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण फैलने की पहेली अभी सुलझी नहीं है और इसका जवाब पाने के लिए अभी और डेटा की आवश्यकता होगी। कोरोना को लेकर जो पूरा कोहराम मचा हुआ है पूरी दुनिया के बीच, उसमें एक अच्छी खबर यह आई कि न्यूजीलैंड से कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वहां की प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि इसकी घोषणा करते हुए और ये समझते हुए वो थोड़ी देर के लिए खुद को नाचने से भी नहीं रोक पाई थी, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा कि न्यूजीलैंड का आखिरी पेशेंट अब रिकवर कर चुका है और न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो गया। देश में कुल 1504 मामले ही सामने आए और 22 लोगों की मृत्यु हुई। करीब 2,95,000 लोगों का टेस्ट किया गया। प्रति 10 लाख लोगों पर न्यूजीलैंड ने 59,155 टेस्ट किए। वहां पिछले 17 दिन से कोई नया केस नहीं आया। वैसे तो न्यूजीलैंड की आबादी बस 50 लाख है,
ये भारत, चीन, अमेरिका सहित तमाम देशों से बहुत कम है। यहां तक कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की आबादी न्यूजीलैंड की आबादी से कई गुना है, इसीलिए कोई सीधी तुलना नहीं हो सकती है। पर यह जानना चाहिए कि न्यूजीलैंड ने क्या किया। न्यूजीलैंड में करीब 7 हफ्ते तक सख्त लॉकडाउन रहा, 75 दिन तक पाबंदियां चलती रहीं। इसके बाद धीरे धीरे ढील दी गई। न्यूजीलैंड की सरकार ने एनजेड कोविड ट्रेसर ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप से काफी मदद मिली। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस, सार्वजनिक स्थल या मॉल में जाता है, जो उसे बाहर ही इस ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है और इससे उस व्यक्ति की सारी जानकारी मिल जाती है। इस ऐप के जरिए न्यूजीलैंड ने बड़े पैमाने पर लोगों को ट्रेस किया। न्यूजीलैंड के मेडिकल एक्सपर्ट्स ने हर हफ्ते समीक्षा की। वहां 4 लेवल का एक अलर्ट सिस्टम बनाया गया। सबसे कम खतरे वाले लेवल 1 के तहत कोरोना के खतरे का अंदाजा लगाकर तैयारी की गई। लेवल 2 में खतरे का स्तर घटाया गया। लेवल 3 में रोकथाम पर जोर लगाया गया और सबसे ज्यादा खतरे वाले लेवल 4 में कड़े लॉकडाउन का पालन किया गया। अब 15 जून तक न्यूजीलैंड में हर संदिग्ध पर नजर रखी जाएगी और उसका टेस्ट होगा। टेस्ट करने से पहले ही उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। दो 2,66,598 यह आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का। हिंदुस्तान में तेजी से आंकड़ा बढ़ भी रहा है और खतरा अभी भी कायम है। इसीलिए यही कि इससे आप खबरदार रहिए, सारी सावधानियां बरतते रहिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।